इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी अबाउट अ न्यू टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो बेसिकली अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ प्रोटीन्स विच हेल्प इन आर इम्यून सिस्टम। ये हमें पता है इम्यून सिस्टम में बहुत सारे सेल्स होते हैं, टी सेल्स, बी सेल, एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स। ये कितने सारे सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। इसके अलावा देयर आर केमिकल लाइक साइटोकाइनिन्स, इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स। लेकिन इनके साथ साथ देयर इज अ सेट ऑफ प्रोटीन विच आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन्स के बारे में हम बोल सकते हैं दीज आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। जब हम बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स तो मतलब है ये प्रोटीन सॉल्युबल भी हो सकते हैं या फिर ये प्रोटीन्स हमारे सेल बाउंड भी हो सकते हैं। या तो ये सेल सरफेस पे प्रेजेंट होंगे या फिर ये हमारे सेल के अंदर सोल्यूबल होंगे। तो दीज आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जो कि क्या करते हैं, विच हेल्प करते हैं, विच हेल्प टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स। ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट होने में हेल्प करते हैं। दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय। तो अगर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की बात करें तो ये कहाँ से सिंथेसाइज हो रहे हैं? ये सिंथेसाइज हो रहे हैं मोनोसाइट से। जो हमारे मोनोसाइट्स हैं वो इनको सिंथेसाइज करके सिक्रीट करते हैं। मैक्रोफेजेस के थ्रू ये सिक्रीट होते हैं। उसके अलावा ये हमारे हेपाटोसाइट्स जो हमारे लिवर सेल्स हैं उनके थ्रू ये सिक्रीट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जीआई ट्रैक्ट के जो एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ से ये सिक्रीट होते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सेल्स के एपिथेलियल सेल से ये सिक्रीट होते हैं। तो देर आर वेरियस सेल्स इन आर बॉडी विच आर सिक्रीटिंग दीज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सिंथेसाइज की बात हो गई है तो बेसिकली ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट कैसे होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव प्रोटीन्स। और इनएक्टिव प्रोटीन्स को हम बोलते हैं जाइमोजेंस। एंड ड्यूरिंग अ प्रोटियोलिटिक एक्शन, जब हमारे इम्यून सिस्टम में इनकी ज़रूरत होती है तो प्रोटियोलिटिक एक्शन की वजह से इनका जो इनहिबिटरी फ्रैगमेंट है वो रिमूव हो जाता है, रिमूव्स, और ये चेंज हो जाते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स में, एक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में विच आर रेडी टू जनरेट द रिस्पॉन्स। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं। ये जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं हमारी बॉडी के ही सेल से। ये प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में एंड लेटर ऑन प्रोटीयोलिटिक क्लीवेज के थ्रू ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड द नेम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अगर नेम की बात करें तो ये नेम, द टर्म कॉम्प्लीमेंट was coined by Sir Paul Ehrlich। पॉल अर्लिक ने टर्म कॉम्प्लीमेंट जो थी वो निकाली थी क्योंकि ये हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, हमारी एंटीबॉडीज़ के एक्शन को कंप्लीट होने में हेल्प करते हैं। सो अब अगर हम बात करें मेन फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो पहला फंक्शन तो है ये हेल्प करते हैं सेल की लाइसिस में। तो जो साइटोलिटिक एक्शन हो रहा होता है उसमें भी जो टी सेल्स की हेल्प कर रहे हैं, सो देयर आर सर्टेन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो इसकी हेल्प करते हैं। सेकेंड थिंग इज दे हेल्प इन phagocytosis via opsonization। कुछ सिग्नल्स के थ्रू जब फैगोसाइटोसिस होती है उसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो ये हेल्प करते हैं ऑप्सोनाइजेशन में। थर्ड थिंग इज दे बाइंड टू, ये बाइंड करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स के साथ, इम्यून सिस्टम सेल्स, एंड कॉजेज वेरियस एक्शंस, और एक्शंस प्रोड्यूस करते हैं फॉर एग्जाम्पल हो गया इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन भी हमारी बॉडी का एक जनरल इम्यून रिस्पॉन्स है। तो इन्फ्लेमेशन जैसे जो एक्शंस होते हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इनका एक फंक्शन होता है क्लियरेंस ऑफ इम्यून सिस्टम, क्लियरेंस ऑफ इम्यून सिस्टम। तो हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसका क्लियरेंस मतलब कि देर आर सेवरल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। हमारी बॉडी में जब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा होता है तो बहुत सारे साइटोकाइंस कॉम्प्लेक्सेस और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, एंड आफ्टर अ सर्टेन वाइल दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये सब जो है वो किसकी हेल्प से होता है? ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सो दिस वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अगर बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद अब अगर हम आगे चलें देन वी कैन टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। Types of complement
पाथवेज। तो अब अगर हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कौन कौन से तरीके से काम करता है, तो देयर आर बेसिकली 3 पाथवेज कि कॉम्प्लीमेंट के एक्टिवेशन होने के 3 पाथवेज जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। द फर्स्ट वन इज क्लासिकल पाथवे, एक होता है क्लासिकल पाथवे, दूसरा होता है ऑल्टरनेट पाथवे, प्लीज इग्नोर द हैंड राइटिंग, आई रियली रिग्रेट इट, एंड द थर्ड वन इज लेक्टिन पाथवे, और तीसरा है हमारी बॉडी का लेक्टिन पाथवे। तो वन ऑफ देम इज क्लासिकल पाथवे, द सेकंड वन इज ऑल्टरनेट पाथवे एंड थर्ड वन इज लेक्टिन पाथवे। तो ये बेसिकली हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में फाइनली जो साइटोलिसिस हो रहा है या जो फैगोसाइटोसिस हो रहा है उसमें ये तीनों हेल्प करते हैं। लेकिन हेल्प करने का मतलब ये है कि दीज आर द 3 डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन से दैट यस द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड। सो देर इज़ अ ब्रीफ पिक्चर ऑफ क्लासिकल पाथवे, लैक्टिक पाथवे एंड ऑल्टरनेट पाथवे। क्लासिकल पाथवे में बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से पहले हमारा C1 जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो एक्टिवेट होगा, वो इन टर्न एक्टिवेट करेगा C2 और C4 को। ये C2 और C4 एक्टिवेट होने के बाद एक्टिवेट करेंगे C3 को, मतलब C3 कन्वर्टेज बनाएंगे और फिर C3 को ब्रेक करेंगे। दिस C3 विल एक्ट ऑन C5 एंड दिस C5 विल एक्ट ऑन फर्दर वे, लाइक C5 से लेकर C9 तक का कॉम्प्लेक्स बनता है, C5 to C9, जो कि हेल्प करता है मेम्ब्रेन अटैक में या फिर साइटोलिसिस में या फैगोसाइटोसिस में। सो अगर आप देखो यहाँ पे C1, C4, C2, फिर उसके बाद C3 है, फिर C5 है और फिर C5 से लेकर C9 तक। तो ये जो क्लासिकल पाथवे ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, थ्रू एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सेकंड अगर हम देखें नेक्स्ट होता है लेक्टिन पाथवे। लेक्टिन पाथवे में बेसिकली क्या होता है, देयर आर सर्टेन पैथोजेंस, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि सैल्मोनेला, कुछ फंजाई जैसे कि कैंडिडा या कुछ और बैक्टीरिया लाइक लिस्टीरिया, इनके सेल सर्फेस पे एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है दैट इज मैनन। तो बेसिकली ये जो मैनन होता है ये प्रेजेंट होता है और ये मैनोज जो है वो बाइंड करता है MBL, मैनोज बाइंडिंग लिगेंड के साथ, या फिर हम कह सकते हैं मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन के साथ। तो ये उनके साथ बाइंड करता है। जब ये बाइंड करता है तो यहाँ पे बहुत सारे MSPs भी इसके साथ बाइंड करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनोज प्रेजेंट है, मैनोज जो है वो हमारे MBL मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन के साथ बाइंड करेगा। ये मैनोज किसके ऊपर प्रेजेंट था, पैथोजन के ऊपर, फाइन। ये बाइंड कर रहे हैं MBL के साथ। अब जो हमारा MBL है वो एसोसिएट हो जाएगा MASP के साथ। MASP का मतलब है मैनोज एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज, मैनोज एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज, और ये कॉम्प्लेक्स मिलके एक्टिवेट करेगा C2 एंड C4 को। एंड फर्दर लाइकवाइज जैसे यहाँ पे हो रहा था कि C2 और C4 एक्टिवेट हुए, उन्होंने एक्टिवेट करा C3 को, देन C5 को, एंड देन C5 to C9। तो लेक्टिन पाथवे में बस C1 में, क्लासिकल पाथवे में क्या हो रहा था, C1 एक्टिवेट हो रहा है किसकी वजह से, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से। लेकिन लेक्टिन पाथवे में क्या हुआ, मैनोस की वजह से MBL और MASP का कॉम्प्लेक्स बना जिसने एक्टिवेट करा C2 और C4 को। ठीक है। द थर्ड वन इज ऑल्टरनेट पाथवे। अब तीसरा जो है वो है ऑल्टरनेट पाथवे। ऑल्टरनेट पाथवे में बेसिकली क्या होता है, हमारे जो पैथोजेंस या इंजर्ड टिश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर देर आर सर्टेन प्रोटीन्स, उनके ऊपर कुछ ऐसे सेल वॉल कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो सीधा सीधा एक्टिवेट करते हैं C3 को, कॉम्प्लीमेंट 3 प्रोटीन को। कॉम्प्लीमेंट 3 प्रोटीन जो होता है वो इसके साथ साथ देर आर सर्टेन अदर प्रोटीन्स लाइक फैक्टर B। तो बेसिकली क्या होता है कि C3 को एक्टिवेट करते हैं, मतलब पैथोजन के ऊपर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जो C3 के ऊपर एक्ट करेंगे और इसे ब्रेक करेंगे C3A एंड C3B में। इसको 2 फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर देंगे। दीज फ्रैगमेंट्स विल फर्दर बाइंड विद फैक्टर B एंड फैक्टर D और ये बनाने की कोशिश करेंगे C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज फर्दर फैक्टर B, फैक्टर D और एक और फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपेडिन। तो बेसिकली अगर आप देखो तो वहाँ पे क्या हो रहा था, पहले के कॉम्प्लेक्सेस में C3 को क्लीव करने के लिए हमें C2 और C4 चाहिए थे, लेकिन जो ऑल्टरनेट पाथवे है वहाँ पे C3 को क्लीव करने के लिए हमें C1, C2, C4 किसी की ज़रूरत नहीं है। इंजर्ड टिश्यूज़ या पैथोजेनिक टिश्यूज़ में देर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जो इसको क्लीव करते हैं। प्लस यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कुछ फैक्टर्स, कुछ प्रोटीन्स की, विच आर फैक्टर B, फैक्टर D एंड प्रोपेडिन विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सीरम। ये फर्दर बाइंड करके ये बनाते हैं C5 कन्वर्टेज और ये C5 को ब्रेक करता है और फर्दर सेल लाइसिस या जो लाइसिस की एक्टिवेशन होती है या फैगोसाइटोसिस होती है दैट टेक्स प्लेस। सो जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है इन द मोड ऑफ देयर एक्टिवेशन, कि किस हिसाब से ये पाथवेज जो है वो एक्टिवेट हो रही है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस अबाउट द मेन सिस्टम। दिस इज अगेन अ ब्रीफ कंपैरिजन। तो अगर हम पहले क्लासिकल पाथवे को देखें तो यहाँ पे हमारी एंटीबॉडी है जो एंटीजन के साथ बाइंड हो रही है। तो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड होने पे C1 कॉम्प्लेक्स बना, C1 कॉम्प्लेक्स ने C2 और C4 को जो है वो ब्रेक डाउन करा और इन दोनों ने मिलकर बना दिया C3 कन्वर्टेज। दिस C3 कन्वर्टेज देन फर्दर एक्ट ऑन C3, ये C3 पे एक्ट करके उसको ब्रेक करेगा। ये C3 जब एक्ट हो रहा है
तो ये बना रहा है C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज जो है वो फर्दर एक्टिवेट करेगा C5 को। C5 जो है वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाना शुरू कर देता है, और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो C5 to C9 का जो एक सीक्वेंस है वो बनना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करते हैं लेक्टिन पाथवे की, लेक्टिन पाथवे में जो पैथोजन होता है उसके पास एक प्रोटीन होता है मैनोज, वो एक्ट करता है हमारे MBL के साथ, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन के साथ। जब वो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन के साथ बाइंड करते हैं तो यहाँ पे MASP मैनोन एसोसिएटेड सीरन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इसके साथ बाइंड करते हैं। अगेन ये क्लीव करेगा C2 को और C4 को। अगेन सेम C3 कन्वर्टेज बन गया, C3 कन्वर्टेज ने C3 को ब्रेक करा, फिर बन गया C5 कन्वर्टेज, एंड द फर्दर एक्शन इज सेम। ऑल्टरनेटिव पाथवे में जो इनिशिएशन हो रहा है वो ना तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रहा है, ना तो मैनोस की वजह से हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, माइक्रोबियल सेल सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिवेट कर देते हैं C3 को। सो बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स टू माइक्रोबियल सेल सरफेस और एंटीबॉडी। तो हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जैसे कि C3 जो है वो माइक्रोबियल सेल के ऊपर कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स हैं जिनके साथ कंबाइन करके ब्रेक हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, C3 कन्वर्टेज। वन C3 कन्वर्टेज इज फॉर्म्ड। C3 कन्वर्टेज का काम क्या है, C3 को कन्वर्ट करना, C3 को क्लीव करना। ये C3 मॉलिक्यूल को क्लीव करेगा, C3 मॉलिक्यूल क्लीव होने के बाद बनाएगा C5 कन्वर्टेज, एंड द फर्दर एक्शन विल बी सेम। सो आई गेस आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द थ्री पाथवेज इज द मोड ऑफ देयर इनिशिएशन, हाउ आर दीज पाथवेज गेटिंग इनिशिएटेड। सो अगर हम बात करते हैं क्लासिकल पाथवे की, क्लासिकल पाथवे इट बिगिंस विद, ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, बिगिंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जब हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म होता है तो उसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने में हो क्या रहा है, तो एक्टिवेट होने में हमारा सबसे पहले जो सेल एक्टिवेट हो रहा है दैट इज C1 प्रोटीन, C1 मैक्रोमोलिक्यूल। C1 मॉलिक्यूल के पास 3 फ्रेगमेंट्स है, एक फ्रेगमेंट है C1Q, दूसरा फ्रेगमेंट है C1R और तीसरा फ्रेगमेंट है C1S। C1Q जो है वो बना हुआ है 6 यूनिट्स से, 6 बिकॉज दिस इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल सो इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स। C1R जो है वो बना हुआ है 2 यूनिट से, एंड C1S जो है वो भी बना हुआ है 2 यूनिट से। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा C1 मैक्रोमोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है। C1 बाइंड्स विद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और कहाँ पे बाइंड करते हैं, एंटीबॉडी के FC रीजन में। तो अगर हम टिपिकली देखें पर्टिकुलरली C1 मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर रहा है कहाँ पे, FC रीजन में। और C1 का भी कौन सा कंपोनेंट, C1 का जो कंपोनेंट होता है वो होता है C1Q जो बाइंड करता है FC रीजन के साथ। वंस ये जब बाइंड हो जाता है तो बाइंड होने के बाद एक्टिवेट हो जाते हैं C1 के बाकी के मॉलिक्यूल्स विच आर C1R एंड C1S। तो C1R और C1S जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब C1R और C1S एक्टिवेट हो गए तो ये क्या करेंगे, दे विल क्लीव C2 एंड C4 मॉलिक्यूल। ये C2 और C4 को जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे। C2 ब्रेक हो जाता है C2A एंड C2B में, C4 भी ब्रेक डाउन हो जाता है C4A एंड C4B में। इनमें से एक लार्जर होता है एक स्मॉलर होता है। जनरली जो 2 पार्टिकल्स बनते हैं ना उनमें से एक पार्टिकल ही आगे इन्वॉल्व होता है और जो दूसरा होता है वो डिफ्यूज हो जाता है, मतलब वो सोल्यूबल होता है, दैट इज ऑफ नो यूज टू अस। तो यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है हमें मिलता है C4B और C2A। सो द कॉम्प्लेक्स सो फॉर्म्ड इज C4B एंड 2A जिसको हम बोलते हैं C3 कन्वर्टेज। और ये C3 कन्वर्टेज इट इज एक्टिंग ऑन C3 particles to break it into C3A and C3B। तो अगेन C3 कन्वर्टर्स ने क्या करा, C3A और C3B को, मतलब C3 को ब्रेक डाउन कर दिया C3A में और C3B में। इसमें से C3A जो है दैट इज ऑफ नो फर्दर यूज टू अस, लेकिन C3B जो है वो हमारे यूज में। तो अब कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन गया C4B 2A 3B, और इसको हम बोलते हैं C5 कन्वर्टेज, क्योंकि अब ये एक्ट करेगा C5 के ऊपर और ये उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये एक्ट करता है C5 के ऊपर और उसको ब्रेक डाउन कर देता है C5A एंड C5B मॉलिक्यूल में। तो उसको C5A C5B मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे जो C5A है वो अगेन डिफ्यूज हो जाता है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जो C5B है, C5B जो है वो इंटरैक्ट करता है बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ और बनाता है हमारा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। तो C5B जो है वो इंटरैक्ट करता है C6 7
8, 9 इन सब के साथ इंटरैक्ट करके हमारा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बेसिकली करता क्या है? ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली जो पैथोजेनिक सेल्स होते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बड़े बड़े होल्स कर देते हैं, पोर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर अटैक करना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, या फिर उनको बाइंड करना, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना जो होता है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। कुछ कुछ सेल्स तो इतने छोटे होते हैं कि उनकी मेम्ब्रेन में पोर करना मतलब उन सेल्स को ही किल कर देना, जैसे कि आरबीसीज या न्यूक्लिएटेड सेल या वायरसेस वगैरह जो होते हैं वो उन सेल्स को पूरी तरीके से ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है वो किल कर देता है। सो दिस इज बेसिकली द क्लासिकल पाथवे। अब जितने भी ऑल्टरनेटिव पाथवेज है, देखो ये आगे का जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो तो सेम ही है कि किस तरीके से C3 कन्वर्टेज बन रहा है और C3 कन्वर्टेज फर्दर। तो दिस पाथवे अगर हम बात करें, दिस इज कॉमन इन ऑल्टरनेट एज वेल एज इन लेक्टिन पाथवे। लेकिन वेयर इज द डिफरेंस? डिफरेंस कहाँ पे? ये जो क्लासिकल है कि C1 से लेकर C4 तक कैस्केड फैशन में चल रहा है, दिस इज अबाउट क्लासिकल पाथवे। लेक्टिन, और उसमें हमने डिस्कस कर लिया, लेक्टिन पाथवे में मैनोस प्रोटीन होते हैं, वो MBL के साथ बाइंड करते हैं, MASP के साथ बाइंड करते हैं, और फर्दर वो क्लीव करते हैं C2 और C4 को, एंड ऑल दिस हैपन्स। ठीक है जी। और ऑल्टरनेट पाथवे में हमने बात कर ली थी कि C3 कन्वर्टेज कैसे बनता है, क्योंकि सेल जो पैथोजेनिक सेल्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल वॉल पार्टिकल्स होते हैं जो C3 कन्वर्टेज को एक्टिवेट कर देते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द बेसिक कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज अ बेसिक पिक्चर ऑफ अ क्लासिकल पाथवे कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो कि एक्टिवेट कर रहा है C1 कॉम्प्लेक्स को। C1 कॉम्प्लेक्स में भी हमने पढ़ा है कि C1 कॉम्प्लेक्स के 3 बेसिक फ्रैगमेंट्स होते हैं, Q, R एंड S। पहले एक्टिवेट होता है Q, मतलब Q जो है वो बाइंड करता है FC कॉम्प्लेक्स से, FC साइड से, और R और S को एक्टिवेट करता है। उसके बाद ये C2 और C4 को क्लीव करेंगे, जिसमें से हमें रिक्वायर्ड है C2A एंड C4B। C4B C2A मिलके, C4B 2A मिलके बनाते हैं C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज C3 का हाइड्रोलिसिस करेगा C3B और C3A में से, जिसमें से ये जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। C3B जो है वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो अब हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया C4B2A3B। दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज C5 कन्वर्टेज। ये जो है वो C5 कन्वर्टेज है, C5 कन्वर्टेज, क्योंकि ये क्लीव करेगा C5 को C5A एंड C5B में। C5A जो है वो अगेन डिफ्यूज हो जाता है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। C5B इंटरैक्ट करता है आगे के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के साथ और बनाता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जो हेल्प करते हैं सेल को स्वेल करने में, बर्स्ट करने में, वो सेल की मेम्ब्रेन के अंदर होल्स कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ दे कॉज डैमेज टू द सेल। अगेन द सेम थिंग इज गिवन ओवर हेयर बट इन अ डिफरेंट वे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऑल्टरनेटिव पाथवे में भी बता दिया। ऑल्टरनेटिव पाथवे में सीधा सीधा माइक्रो के जो सेल है वो क्या कर रहे हैं, C3 कन्वर्टेज को एक्टिवेट कर रहे हैं। C3 कन्वर्टेज एक्टिवेट होगा, वो बनाएगा C5 कन्वर्टेज, एंड C5 कन्वर्टेज फिर बनाएगा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। So this was about the complement system. I hope you find it useful. So thank you for watching, and if you have any suggestions or any doubts, please free to put it in the